बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो है ना फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर है वो कैसे अटैम्प्ट करना है। पहली बात, कुछ आपको टिप्स देंगे बेटा, जिसके अंदर बच्चे अक्सर कॉल करते हैं हमें कि सर हम बोर्ड में पोजीशन कैसे ले सकते हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और कौन कौन सी कॉमन एरर्स हैं बेटा जो बच्चे हर साल करते हैं पेपर में। और एक्चुअली वो घर से तो पूरी तैयारी करके जाते हैं, बोर्ड में अपनी तरफ से 100% पेपर भी अटैम्प्ट करके आते हैं, लेकिन फिर भी उनके 100% मार्क्स नहीं आते। तो कहाँ पे छोटी छोटी एरर्स रह जाती हैं, फ्लॉज रह जाते हैं, कौन सी मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हमने लिखी हैं जो हम कॉमन एरर्स जो हैं वो फाइंड करते हैं आप लोगों के पेपर्स के अंदर, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सजेस्ट करते हैं बेटा कि आपने पेपर को ऐसे नहीं ऐसे हल करना है। ठीक है, तो दोनों हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बायो के हवाले से, या कुछ आर्ट सब्जेक्ट्स के हवाले से भी आपको गाइड कर देते हैं। फिर इसी तरह केमिस्ट्री वाले टीचर जो हैं वो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे कि केमिस्ट्री के हवाले से कैसी मार्किंग होती है, सिमिलरली फॉर द फिज़िक्स, ठीक है, एंड फॉर द इंग्लिश। और जो आर्ट सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, इसमें बच्चों के नंबर कम होते हैं, उसकी भी रीज़न्स आपको बताते हैं कि उसमें क्यों जो है ना वो बच्चों के मार्क्स कटते हैं, और आप कौन सी एरर्स, कॉमन एरर्स करते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखते हैं हम। सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई है कॉमन मिस्टेक्स की, कॉमन एरर्स की जो स्टूडेंट्स करते हैं। उनमें सबसे पहले बेटा यूज़ ऑफ इंक रिमूवर है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है, और आपको ई शीट मिलती है। आपको जो शीट मिलती है MCQs वाली बबल शीट कैसे फिल करनी है, वो हमारा एक पहले से भी लेक्चर रिकॉर्डेड है कि हाउ टू फिल अ बबल शीट, तो उसका आइकन भी आ रहा होगा, तो वो भी आप देख लेना। तो उसमें यह है कि बबल शीट अगर आपने प्रॉपर फिल की है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अपनी जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके ऊपर MCQs ठीक मार्क किया है, लेकिन जब वो बबल फिल कर रहा है तो उससे गलत बबल फिल हो गया है, ठीक है, जल्दी में या परेशानी में, बाय एनी रीज़न जो है ना वो उससे गलत मार्क हो गया। अब बेटा जो गलत होना था वो तो हो गया, अब वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ना ही आपको शीट रिप्लेस होके मिलनी है, और ना ही आपको जो है वो जो है ना वो बबल दोबारा फिल करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इंक रिमूवर यूज़ करते हैं, रिमूव करके दोबारा से जो है ना वो बबल को फिल कर देते हैं। बेटा वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक ख़त्म हो गई, अब आपने सही वाला बबल फिल कर दिया है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स पेपर मार्क होते हैं वो मार्क होते हैं तकरीबन महीने, 1.5 महीने के बाद मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। आपके जैसे आपके एग्जाम्स पूरे होते हैं 15 दिन 20 दिन बाद जो है ना वो मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं मार्किंग के टेन्योर के अंदर, तो 1 महीना अगर कोई किसी जगह पे आपने रिमूवर यूज़ किया ना तो वो जगह येलोइश हो जाती है, यानी प्रोमिनेंट हो जाती है, धब्बा बन जाता है वो वाइट कलर के पेज के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा, आप कॉपीज़ के अंदर अपनी नोटबुक्स के अंदर रिमूवर यूज़ करें ना, 2-4 दिन के बाद वो येलो हो जाती है जगह, तो आपको प्रोमिनेंट वाज़े नज़र आ जाता है कि आपने पहले गलत फिल किया हुआ है और आपने जो है ना उसको रिमूव करके दोबारा से फिल किया है। यही हिदायत आपकी ई शीट के ऊपर लिखी हुई होती हैं कि बबल आप गलत फिल करोगे या काट के दोबारा फिल करोगे तो वो आपका गलत तसव्वुर होगा, वो ठीक तसव्वुर नहीं होगा। फिर अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक हैं, यानी सेम रिपीट हो रहा है, ए वाला और बी वाला दोनों। तो बेटा ये नहीं है कि आप ए वाले बबल को भी फिल कर दो, बी वाले को भी फिल कर दो, क्योंकि दोनों ठीक थे, ऐसा नहीं है। आप उन दोनों में से कोई एक टिक कर दो, चाहे ए वाला कर दो चाहे बी वाला कर दो, जब उसकी फाइनल की बनेगी वो आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्लियर। समटाइम ऐसा होता है कि कोई MCQs ऐसा आ जाता है जिसके ऑप्शन सारे रॉन्ग होते हैं, कोई ऑप्शन उसका अवेलेबल नहीं होता, तो बच्चे कहते हैं अब हम कौन सा लगाएं, बच्चे उसको खाली छोड़ देते हैं। बेटा खाली कभी नहीं छोड़ना, उसको अटेम्प्ट लाजमी करना है, उसके अटेम्प्ट करने के नंबर आपको मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? यानी आपने गलत भी अटेम्प्ट कर दिया, ABCD 4 ऑप्शन थे, आपने उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर दिया, तो क्योंकि वो तो बोर्ड वालों को पता है कि हमारा ये ऑप्शन जो है उसके MCQs जो है ना वो उसमें लिस्टेड नहीं थे, लिहाजा वो जो है ना उसमें से 1 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिलना है। लेकिन वो किस सूरत में मिलना है, जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो वो उसके अटेम्प्ट, वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसका मतलब उसके मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो हो गई हमारे पास मेन बेटा। पहला जो पोर्शन था हमारे पास यूज़ ऑफ इंक रिमूवर का। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखें रॉन्ग क्वेश्चन नंबरिंग। बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन नंबरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, मैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पेपर ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा क्वेश्चन पेपर में आपको पता है कि पहला MCQs का पोर्शन होता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का है, उसमें ना रोमन नंबरिंग होती है अक्सर 2 3 4 एंड देन सो ऑन।
फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर शुरू करने लगा हूँ, मेरे हवाले से अभी पहला सवाल है, लेकिन मैंने देखा मुझे ना ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है ना ये बहुत अच्छे से आता था और इसको अब मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। मेरे लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1, लेकिन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। तो अब हमने बेटा यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट करना है, बजाय इसके कि मैं वहाँ पे 1 स्टार्ट करूँ, तो मुझे वहाँ पे कौन सी क्वेश्चन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है 3। ठीक है, रोमन में कौन सी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम 3 नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो आपके पास बाकी क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन नंबर 2 का कर रहे हो, तो सबसे पहले पेज के सेंटर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लगा देंगे। ठीक है, Q2 लिख दो, या क्वेश्चन नंबर आगे हैश डाल के लिख दो, डॉट डाल के लिख दो, कुछ भी लिख दो बेटा। ठीक है, N लिखना है तो फिर हैश नहीं आएगी, अगर Q लिखना है तो फिर हैश डाल दें, या Q.2 डाल दें, कुछ भी। यानी आपने इंडिकेशन देनी है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्या कर रहे हैं 3। क्लियर? ओके। तो अगर आप बेटा गलत नंबरिंग करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। यानी एग्जामिनर ने, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, एग्जामिनर ने जो 1 चेक कर रहा है ना, वो क्वेश्चन नंबर का जो 1 है उसके हवाले से पहले का जवाब चेक कर रहे हैं। तो क्या आपका और एग्जामिनर का क्वेश्चन आंसर मैच होगा? नो। आपने तो आंसर कौन से क्वेश्चन का लिखा 3 का, हालांकि आपका नंबरिंग कौन सी डाल दी 1। तो आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हालांकि आपने अपनी तरफ से तो ठीक किया है, लेकिन बोर्ड वाले क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखें बेटा रॉन्ग स्पेलिंग। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक में बच्चों का कि सर साइंस सब्जेक्ट्स में स्पेलिंग के मिस्टेक्स के नंबर नहीं कटते, साइंस सब्जेक्ट्स में स्पेलिंग एरर्स के नंबर नहीं कटते। मैं कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का नाम है अहमद, AHMAD, वो लिखता है नहीं AHMED, कुछ ए से लिखते हैं, कुछ ई से लिखते हैं अहमद। अब उसके CNIC पे या उसके बेफॉर्म के ऊपर AD लिखा हुआ है, गलती से उसने अपने मैट्रिक की सनद के ऊपर या FSC में ED लिख दिया, क्या ठीक है? पढ़ेंगे तो अहमद ही, क्या हुआ? तो है तो अहमद ही बेटा, AHMAD। तो क्या अब उसके रिजल्ट कार्ड रिवाइज होंगे नहीं होंगे? अब क्या उसको दोबारा से अपना नाम चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? देनी। इसका मतलब क्या किया आपने, सिर्फ एक ही जगह क्या लिख दी है ई। बोर्ड वाले पैसे भी लेंगे आपसे वो क्वेश्चन के वो स्पेलिंग ठीक करने के, और आपको जो है ना एक्स्ट्रा जो बर्डनाइज होना पड़ेगा, टेंशन होगी, वो सारा टाइम आपका जो है ना वो वेस्ट होगा। तो कहने का मकसद ये कि बोर्ड में सिर्फ एक आपके नाम में ए की बजाय आपने क्या कर दिया ई, आपके पैसे भी लगे हैं उस स्पेलिंग को ठीक करते हुए। ठीक है, लेकिन जब आप पेपर में कर रहे हो, आप कहते हो सर ए की जगह ई लिख दिया तो क्या हो गया, बात तो सेम ही है ना, लफ्ज़ तो सेम ही है। बेटा लफ्ज़ सेम नहीं होता, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो रॉन्ग तसव्वुर होता है, कटते हैं मार्क्स। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि FSC के अंदर 9th-10th के अंदर आपके जो है ना वो मार्क्स नहीं कटते, स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं बेटा आपके। अच्छा, उसके बाद है रॉन्ग टेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब हम अपने जो है ना वो आंसर्स को अटैम्प्ट करते हैं। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर जो सब्जेक्ट है वो 3rd पर्सन सिंगुलर है या सिंगुलर है, तो उसके साथ SES का इजाफा करते नहीं करते, डू या डज, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ करते हैं। अगर पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें पास्ट का जो है ना वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हम उसको पैसिव वॉइस की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, इज एम आर के साथ 3rd फॉर्म लगा रहे हैं, क्या कभी इज एम आर के साथ 1st फॉर्म भी आई है? नो, कभी कोई ऐसा टेंस नहीं हमने पढ़ा कि इज एम आर के साथ जो है ना वो 1st फॉर्म आ गई हो। तो ये छोटी छोटी एरर्स हैं बेटा जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स, यानी मैंने पहली लाइन पढ़ी है, पहली लाइन के अंदर ही उसकी टेंसेस की मिस्टेक्स आना शुरू हो गई हैं, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे के पास ना तो वोकैबुलरी है, यानी उसके पास कोई ग्रामर बैकअप नहीं है, कोई वोकैबुलरी नहीं है, यानी इसका मतलब आगे भी इसने पूरे पेपर में ऐसी ही मिस्टेक्स की होंगी। तो लिहाजा अब मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि मैंने अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो हो सकता है उसमें से अब 1 मिले उसको। ठीक है, और अगर एक पहले सवाल में 1-1 नंबर लगना शुरू हो गया तो फिर हो सकता है वो आखिर तक कितने कितने ही लगते जाएं, 1-1 ही लगता जाए सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये हो गया बेटा रॉन्ग टेंस। फिर है हमारे पास इररेलेवेंट पैराग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग लिख रहे थे, लिखते लिखते आपके जहन में कुछ और आ गया, या आप अपनी तरफ से बना के लिख रहे थे, क्योंकि सारे बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं वहाँ बैठे हुए। ठीक है, सारे राइटर बन जाते हैं, तो जो किताब में बातें होती हैं, जो असल सवाल होता है वो नहीं लिखते, कहानियाँ लिखते रहते हैं बैठे। ठीक है, इधर उधर की बातें लिखना शुरू हो जाते हैं, लिखते इंग्लिश में ही हैं।
ठीक है। वो देखा एक बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ था या पता नहीं स्टोरी लिखी हुई थी कि वो उसके ऊपर थे, इनइक्वालिटी के ऊपर थी, नाइंसाफ़ी के ऊपर थी। तो उसने लिखा कि मेरी खाला एक दुबई रहती थी, वो वहाँ से आई, चॉकलेट्स लाई, चॉकलेट्स उन्होंने हमें डिवाइड की, मेरे बड़े भाई को मेरी बहन को ज़्यादा दे दी, मुझे कम दे दी, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। ठीक है, इस तरह की कहानियाँ बेटा जब लिखते हो तो फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। इररेलेवेंट बातें आपने पेपर में नहीं लिखनी, इररेलेवेंट बातें नहीं लिखनी, जो लिखना है सही लिखना है। ठीक है। उसके बाद बेटा रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को रिपीट बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इसी रिपीटिशन ऑफ वर्ड की बेस पे ही मैं थोड़ा सा आपको उर्दू का भी बताता जाऊं। अक्सर उर्दू में क्या करते हैं बच्चे, तशरीह लिखते हैं ना, तो अशार की तशरीह लिखते हैं, कहते हैं कि इस तशरीह तलब शेर में शायर ये कहता है, जो कहता है वो बयान करना शुरू कर दिया। 1.5 लाइन लिखी, 2 लाइन्स लिखी, ब्रेक लग गई, नॉलेज ख़त्म हो गया, फिर दोबारा से कहानी शुरू कर देते हैं, इस शेर में शायर ये कहता है। अच्छा, फिर 1 लाइन ख़त्म हुई, फिर थोड़ी देर बाद शायर फिर कुछ कहना शुरू हो जाता है, इस शेर में शायर ये कहता है। तो करते करते बेटा अगर आप एक पैराग्राफ को, एक पेज को देखो ना, अगर आपने एक पेज पे 5 पैराग्राफ भी शुरू किए तो 5 में आपने यही लिखा हुआ होता है, इस शेर में शायर ये कहता है। अगर ये लाइन निकाल दो ना, इस शेर में शायर ये कहता है, तो पेपर में बचेगा ही कुछ नहीं, 2-4 अल्फाज बचेंगे जो आपके उर्दू के होंगे, सारा पेपर खाली हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। अब ये रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स का ज़्यादातर जो यूज़ है वो उर्दू में करते हैं बच्चे, इसी वजह से तशरीह जो है वो अच्छे वाली तशरीह नहीं कर पाते। जैसे बेटा इंग्लिश लिखते हो ना, एक अच्छी इंग्लिश लिखी जाती है, बिल्कुल उर्दू भी हम कहते हैं, उर्दू तो हमारी अपनी ज़बान है, हमारी मदर टंग है, ठीक है, हमारी जो है ना वो कौमी ज़बान है, नेशनल लैंग्वेज है, लिहाजा उर्दू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेटा उर्दू इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल है, आज के बच्चों को उर्दू नहीं लिखनी आती, अपना नाम नहीं लिखना आता सही से, ठीक है, छोटी छोटी इमला की गलतियाँ करते हैं, तो उनके अंदर फिर आपके नंबर कट जाते हैं। तो यही बेटा रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को आप, अच्छा फिर जब आप तशरीह करते हो उसमें कोई ना कोई रेलिवेंट शेर ज़रूर लिखें। नात की तशरीह कर रहे हैं तो आप नात के बारे में एक ऐसा शेर याद कर लें, जब भी कभी नात की जो है ना वो तशरीह आए तो आप उसमें वो शेर लिख के आप किसी अच्छे नाम याद कर लें कि किसी शायर ने, जिस शायर ने वो बोला है उस शायर का नाम भी याद कर लें उस शेर के साथ, कि फ़लाँ शायर जो है ना इस तरह फरमाते हैं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, इसके साथ आप कोई कुरानी आयत याद कर लें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। क्योंकि हम नात की तशरीह कर रहे होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के बारे में बातें हो रही होती हैं। इसी तरह हमद की कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की तारीफ़। अच्छा, कुछ बच्चे हमद को नात के साथ, नात को हमद के साथ मिक्स कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये शेर हमद से आया है, वो नात की तशरीह कर देते हैं। कुछ को जो है ना वो नात का शेर होता है, उनको पता होता है ये नात से आया है, थोड़ा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखेंगे, बाकी सारी फिर जो है ना वो हमद की तरफ ले जाएंगे उसको। बेटा जो आपसे पूछा गया है उसी तरह का जवाब लिखें, बात समझ आई है। अगर हमद से रिलेटेड है तो हमद बयान करें, अगर नात से रिलेटेड है तो नात बयान करें, ठीक है। इसी तरह जब आप खुलासा लिखते हैं किसी भी सबक का तो उसको जो है उर्दू के अल्फाज की वर्डिंग जो है वो अच्छी आप जो है ना उसका चुनाव करें। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो है ना वो तशरीह का पैराग्राफ दिया जाता है उर्दू के अंदर, और उस तशरीह के पैराग्राफ के अंदर ना 4 लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो अंडरलाइन किए होते हैं कि आपने इनके अल्फाज के मानी लिखने हैं। अब एक बच्चा ऐसा जिसको उन अल्फाज के मानी नहीं आते, उसने गलत लिख दिए हैं, जब वो अल्फाज के मानी गलत हो गए हैं तो क्या बताओ, आप खुद बताओ ईमानदारी से, क्या जो नीचे वो 1.5, 2 चाहे 10 सफ़ों की भी तशरीह लिख दे तो क्या वो तशरीह सही होगी? क्या मतलब कि उसको तो उस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी ही नहीं आते, तो क्या वो तशरीह कर सकता है? नो। तो अंडरस्टूड है, जिसके अल्फाज के मानी गलत हो गए उसको नीचे तशरीह के नंबर वगैरह नहीं मिलने। कोई एक आध नंबर जो है ना वो एग्जामिनर रहम करके दे दे तो दे दे, अदरवाइज़ बनता नंबर, क्योंकि उसको अल्फाज के मानी नहीं आते तो तशरीह तो नहीं वो कर सकता। चाहे 10 सफ़े लिख दे, 10 सफ़े लिखेगा इसका मतलब क्या लिखी है उसने? कहानी, स्टोरी लिख दी है ना, कोई और ऐसी बातें बना के लिख दी हैं अपनी तरफ से। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ओवर राइटिंग। अब ओवर राइटिंग का बहुत बड़ा मसला होता है। हम डे फर्स्ट से बच्चों को जो है ना ये सिखाना शुरू करते हैं, बेटा कभी आपने गलत लिख दिया है, नो डाउट ह्यूमन बीइंग, इंसान है, लिखते हैं, गलती हो जाती है, हमसे बोर्ड पे लिखते हुए गलत हो जाती है, बहुत से स्पेलिंग्स हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि गलती नहीं होती, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे यही गलती को हम देखें, अगर बेटा मिस्टेक हो गई, आप हल्का सा उसके ऊपर कट लगा दें, उसके ऊपर छोटा सा यूं ब्रैकेट लगा के हल्का सा लगा दें, यानी आपको पूरे पेज पे मालूम भी ना हो कि यहाँ पे कोई मिस्टेक थी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा यहाँ से नज़र आ रहा है अभी, ओ हो यहाँ से भी नज़र आ रहा है, सर को यहाँ से ना पता चल जाए क्या लिखा था, अच्छा यहाँ से ना पता चल जाए, ओ ये पेंट करते करते बेटा एक तो इंक कितनी लगा देते, नीचे 6 सफ़ों तक वो धब्बा चला जाता है, ठीक है।
और दूसरा पेपर पे, पूरे पेपर पे आपको यही नज़र आ रहा होगा। पहले वो नज़र नहीं आ रहा था, अब वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे ही होता है जैसे हम घर की सफाई करें और कूड़ा करकट निकाल के शापर में डाल के अपने गेट के आगे रख दें। आने वाला ही देखे, ओह इनके घर तो गंद इतना पड़ा हुआ है, नाक से निकाल के मुंह पे लगा दें। ऐसा ही होगा ना, सामने मतलब देखते ही पता चल जाए, ओहो यार इतना बड़ा ब्लंडर किया हुआ, इतनी मोटी मोटी गलतियां की हुई हैं। ये चीजें बेटा, तो कभी भी ओवर राइट नहीं करना उसको। अगर बेटा कटिंग हो गई है, अच्छा ओवर राइटिंग और कटिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूं। ओवर राइटिंग में क्या है, आपने लिखा, लिखते लिखते स्पेस खत्म हो गई, एक लफ्ज लिखा, आपको बाद में याद आया, आप पता क्या करते हो, एरो लगाया, उसी के अंदर दरमियान में घुसेड़ दिए लफ्ज लफ्ज, लिखते 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 पता नहीं कहाँ निकल जाती हैं लाइनें। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा कुछ याद आ भी गया है उसका भी हल बताते हैं आपको। उसमें क्या करना है बेटा, आपने जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, एक तो उसको दरमियान में पेज के सेंटर में नंबरिंग दे के आप शुरू कर लें। ओके, मिसाल के तौर पे आपका ये 2 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो गया, आप एक लाइन छोड़ दें वहाँ पे, उसके नीचे वाली जो लाइन है उसके ऊपर कोई ऐसा छोटा सा साइन बना दें, कुछ भी ऐसी छोटी सी लाइन लगा दें मार्कर के साथ कि हमें पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा हम दोबारा से नंबरिंग लगाएं, ठीक है, और हेडिंग लगाएं बाकायदा। जैसे आपने पहला सवाल यहाँ पे शुरू किया तो उसकी हेडिंग लगाई, कोई भी हेडिंग, हर सवाल की हेडिंग बन जाती है। कोई डिफाइन है तो डिफाइन की हेडिंग एज सच बन जाएगी, डिफाइन बायोलॉजी तो बायोलॉजी की हेडिंग बन गई, ठीक है। लेकिन उसके साथ, डिफाइन के साथ और भी बहुत से काम हो सकते हैं। कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसमें कोई रीजन पूछ ली जाती है, तो आप रीजन की हेडिंग लगा दो, ठीक है। कुछ फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं, फैक्टर्स लिख दो, कैरेक्टर्स लिख दो, फीचर्स लिख दो, कुछ भी जो आपको लगे कि इस सवाल में मेन बात पूछी गई है वही आप यहाँ पे क्या बना दो, उसकी हेडिंग बना दो, ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये देखें कटिंग्स का और ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग भी बता दिया बेटा आपको, और कैसे ओवर राइटिंग से बचेंगे कैसे। अब आपने लिखी है वो लाइन, आपको याद आ गया, ओहो या अगले बच्चे का आपने देख लिया, या ज़्यादातर बच्चों को याद आता है, वो देखते नहीं है, ठीक है, चीटिंग नहीं करते, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जब किसी बच्चे को याद आ गया तो वो जो एक लाइन बेटा छोड़ी हुई है उस लाइन पे वो लिख दें, उस लाइन पे क्या कर दें, लिख दें बेटा। बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद बेटा यूज ऑफ कलर मार्कर्स। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कलर मार्कर्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, कलर मार्कर। वो डब्बी लेके जाते हैं कलर मार्कर्स की, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रख के ले जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, सारे वहाँ पे डायग्राम बना के आते हैं ऐसी खूबसूरत करके। हेडिंग्स अंदर रेड ग्रीन हेडिंग्स दी होती हैं बेटा। जो रेड और ग्रीन मार्कर होता है वो बोर्ड में जो एग्जामिनर होते हैं उनको अलाउ होता है यूज़ करना। जो आपका बेसिक जो है ना वो एग्जामिनर है जिसने आपके पेपर मार्क करने हैं वो रेड से मार्क करता है। फिर आपकी मार्किंग के बाद उसकी सुपर मार्किंग होती है। ये नहीं है कि एक दफ़ा चेक हो गए तो ओके है, नहीं, एक हेड एग्जामिनर होता है वो उनको दोबारा से मार्क करता है। दोबारा से मार्क करने से मुराद, मिसाल के तौर पे मैं हेड एग्जामिनर हूँ, ये एग्जामिनर है, इन्होंने पेपर मार्क करके 10 पेपर दिए, मेरी मर्जी मैं 10 के 10 दोबारा देखूँ, मेरी मर्जी मैं 2 या 3 पेपर निकाल के दोबारा से देखूँ क्या वाकई सही मार्किंग की है, क्या काउंटिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके मुताबिक मार्किंग की है। अब मैं ग्रीन से मार्क करूँगा उसको ताकि पता चल जाए कि रेड वाला किसने किया हुआ है और ग्रीन वाली मार्किंग किस। तो आप लोगों को जो है ना वो कलर मार्कर्स या पेन अलाउ नहीं होते बेटा। बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद है बेटा यूज ऑफ कलर मार्कर हो गया। टाइम वेस्टिंग इन डिजाइनिंग बेटा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ख़ास तौर पे लड़कों को तो वैसे ही पेपर गंदा मंदा होता है, लड़कियां जो है ना वो बड़ा अच्छा सा करके पेपर बनाती हैं। डिज़ाइनिंग जैसे मेहंदी के डिज़ाइन बना रही होती है ना हाथों पे, वो मेहंदी के डिज़ाइन सारे पेपर के ऊपर बना देती हैं। वही बनाते बनाते टाइम गुजर जाता है। जब एग्जामिनर कहती है कि टाइम खत्म हो गया आपसे पेपर, ओह मेरे तो भी लॉन्ग रहते हैं, मेरे तो भी शॉर्ट रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा बना के खूबसूरत, पता नहीं इतना अच्छा लिखा है सारा, जैसे एक एक पेज आगे करते चले जाएंगे, एंड में ऐसा होगा कीड़े की दुम को सही लगा के छोड़ दिया। अब वो बेचारा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। मतलब पहले बड़ा खूबसूरत बना के लिखा, एंड में क्यों जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो बेटा जो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग है उसके मार्क्स नहीं है। जितना सिंपल सादा खूबसूरत करके लिखते हो उतनी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है ना इस तरह अंडरलाइन भी करते हैं। बेटा आप अंडरलाइन करें, ठीक है, लेकिन अंडरलाइन करने के लिए आप बेटा सिंपल, आपके इतने प्रैक्टिस नहीं होती कि बिल्कुल आप जो है ना वो सीधी लाइनें लगा सकें। आप बेटा स्केल का इस्तेमाल करें, ठीक है। स्केल का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को स्केल भी यूज़ नहीं करना आता। फिर रॉन्ग बबल फिल बेटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बबल फिल या तो वो आपके बबल से बाहर आ रहा है, एक्स्ट्रा फिल कर दिया आपने, या फिर आपने इनकम्प्लीट फिल की है,
तो जो भी प्रॉब्लम है वो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने देखने हैं। ये वो कॉमन एरर्स हैं जिनकी वजह से आपके बेटा मार्क्स बोर्ड में कटते हैं, और ये उन बच्चों के लिए बहुत अहम होते हैं जो पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं, जिन्होंने कम्पीट करना होता है बाकी बच्चों से और अपने आप को नुमायाँ दिखाना होता है, मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने। तो उनके लिए बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट्स हैं। अगर इनको फॉलो करेंगे तो फिर जाके बेटा आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अच्छा, अब आपको टिप्स क्या देना चाहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कहते हैं कि ड्रा मार्जिन्स विद 30 सेंटीमीटर स्केल। यू नो अबाउट द 30 सेंटीमीटर स्केल। जो बड़े वाला स्केल होता है बेटा आपका वो 30 सेंटीमीटर स्केल होती है, ठीक है। ये देखें, ये वाला बड़े वाला स्केल आप लेके जाएं, छोटे वाला स्केल ना लेके जाएं 12, 13, 15 सेंटीमीटर वाला। उसमें क्या होता है, आपका पेज है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर हमारे पास भी ऐसा होता है कि लाइन लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है, छोटे वाला स्केल है, बल्कि छोटे वाले स्केल का भी आधा दोस्त के पास है, तो यूँ लाइन लगाते हैं, अच्छा स्केल ख़त्म हो गया, फिर दूसरी नीचे लाइन लगाते हैं यहाँ, मतलब अजीब सी लगती है, दरमियान में लाइन लग गई ना, कंटिन्यूटी नहीं रही। अच्छा, फिर अगर सही लगा भी ली है तो वो उन्होंने मार्कर से लगाई है। अब आपको पता है जैसे ही आप मार्कर यूज़ करते हो ना, ये देखिएगा ये सारी की सारी इंक आपकी इस स्केल को लग जाती है। दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल। आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हो ना, आपने मार्जिन लगाया और इंक लग जाती है, फिर 1 या 2 पेजेस पे लगाओ तो वो आपके हाथों को भी लगती है और पेजेस को भी लगती है इंक, तो पेज आपके क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बेटा आपने जो मार्जिन्स लगाने हैं किससे लगाने हैं, लेड पेंसिल से। जब आप लेड पेंसिल से मार्जिन्स लगाओगे फिर आपके ना तो हाथ ख़राब होंगे, ना आपका स्केल ख़राब होगा, ना आपके पेजेस ख़राब होंगे। अगर गलत लाइन लग भी गई है तो इट इज़ रिमूवेबल। हाँ, रबड़ से हम रेज कर सकते नहीं कर सकते, इरेजेबल है ना, हम उसको इरेज कर देते हैं, दोबारा से ठीक करके लगा देते हैं। बात समझ आ गई बेटा। लेड पेंसिल से मार्जिन, जैसे ही आपको शीट दी जाती है, एग्जामिनर शीट देते हैं, फ़ौरन अपनी शीट को देखें और देखें कि क्या इसकी बाइंडिंग ठीक है, इसमें कोई पेज आगे पीछे मिस्टेक तो नहीं है, कोई कटिंग तो नहीं है, समटाइम ब्लैंक आ जाती है, समटाइम खुली हुई शीट आ जाती है, जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम यही करना है, उसको अच्छे से देखना है। फिर आपने जो है ना वो उसके ऊपर अपना नेम, रोल नंबर, जो भी क्रेडेंशियल है वो लिखना शुरू करने हैं, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़ कि वो जो 10-15 मिनट हैं आपके पास, अभी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो आप जल्दी जल्दी अपना स्केल पकड़ें, पेंसिल पकड़ें और पूरी शीट पे मार्जिन्स लगा लें। कुछ बच्चे सिंगल मार्जिन लगाते हैं सिंगल साइड पे, कुछ डबल साइड्स पे लगाते हैं, कुछ डबल साइड पे भी डबल मार्जिन्स लगाते हैं। तो बेटा जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन जैसे ज़्यादा बेहतर हो वो वैसे कर ले। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप दोनों साइड पे मार्जिन लगाएं विद लेस स्पेस, इतनी ज़्यादा स्पेस ना छोड़ें कि पूरे स्केल की स्पेस हो और इतनी कम भी ना छोड़ें कि बिल्कुल किनारे पे हो, रीजनेबल स्पेस हो, इस तरह हाफ स्केल की स्पेस हो, ठीक है, वो एक तरफ और दूसरी तरफ डबल मार्जिन लगा दें, ठीक है। और अपने जो है ना वो पेपर शुरू होने से पहले ही अपनी शीट्स के ऊपर मार्जिन लगा लें, ठीक हो गया। और किससे लगाएंगे मार्जिन आप बेटा, लेड पेंसिल से, ठीक है। अच्छा, और अंडरलाइन करना है तो वो भी आपने बेटा वर्ड्स के नीचे स्केल रख के अंडरलाइन करें। मैंने भी ये अंडरलाइन स्केल रख के अंडरलाइन की है, ठीक है। ऐसे हाथ से कोई इतने हम सीधी लाइंस नहीं लगा सकते। यूज़ इंक पेन बेटा, कोशिश करनी है इंक पेन यूज़ करना है। बहुत से बच्चे बॉल पॉइंट से लिखते हैं, उनकी बॉल पॉइंट से अच्छी राइटिंग बनती है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही रिकमेंड करता हूं कि वो इंक पेन यूज़ किया करें, ठीक है। इंक पेन से एक यूनिकनेस आती है, लिखे हुए में बड़ी अट्रैक्शन आती है जब आप खूबसूरत बना के लिखते हो उसको। राइटिंग इंप्रूव करनी है, यूज़ ब्लू और ब्लैक मार्कर। आप बेटा 2 मार्कर्स का कंट्रास्ट यूज़ कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, ब्लैक भी, ठीक है। अगर एक बड़ी मेन हेडिंग है तो वो ब्लू से लगा दी, अंदर छोटी हेडिंग्स हैं वो ब्लैक से बना सकते हो। अप्रोप्रिएट हेडिंग्स बनानी है, इररेलेवेंट हेडिंग्स नहीं बनानी, ठीक है। ये नहीं है कि सर ने कहा था हेडिंग्स बना के लिखनी है, हर लफ्ज़ की हेडिंग बनाए जा रहे हो, ना कोई तुक बनता है उस हेडिंग बनाने का ना कुछ। मिसाल के तौर पे कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फिजिक्स का ले लें या कोई भी ले लें, मेरा बायोलॉजी का ले लें आप, कोई लॉन्ग क्वेश्चन, आपने कोई डिजीज़ पे लिखना है, सबसे पहले उस डिजीज़ की डिफाइन हो जाएगी, फिर उसका काज हो जाएगा, फिर उसकी सिम्टम्स हो जाएंगी, फिर उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये मेन हेडिंग्स हैं ना, उनके अंदर आप बना के लिखें। मिसाल के तौर पर अब उसके काजेज़ 1 से ज़्यादा हैं, ठीक है। आप जो है ना वो कोई केमिकल्स आपकी 10th क्लास में सबसे पहले जो बायोलॉजी के हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस की हुई हैं, तो उनमें लंग्स में देखें तो आपको जो है ना वो सिम्टम्स ले लें, कफ है, फीवर है, साथ में स्पूटम है, तो आप एक ही लाइन में लिखने की बजाय एक लाइन में कफ लिखें, फिर नीचे स्पूटम प्रोडक्शन या जो भी फीवर है, लो ग्रेड फीवर है, जो वट एवर द काज और द सिम्टम इज, उसको अकेला अकेला करके खूबसूरत बना के बुलेट्स बना के छोटे छोटे डॉट्स बना के लिखते जाएं बेटा, ठीक है। बुलेट्स ऐसे बनाते हैं, लाइन के ऊपर छोटा सा डब्बा बनाया लिख दिया, डॉट बनाया लिख दिया, ठीक है, खूबसूरत हो जाता है उससे। प्रॉपर मेक नीट डायग्राम्स विद पेन बेटा, आपने आमतौर पे हम कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल से जो है ना वो डायग्राम्स बनवाते हैं, आप बेटा डायग्राम बना लें, वहाँ पे जनरल स्केच कर लें, उसके ऊपर फिर पेन से ट्रेसिंग कर दें,
ताकि आपकी जो वो पेंसिल से बनाई हुई डायग्राम है वो महीने 2 तक मिट ना जाए, फीकी हो जाती है। आप देखें घर में भी अगर पेज लिख के आप रख दें उसको, तो जब 2 महीने बाद खोलेंगे तो वो ऐसे मीठा मीठा सा लगेगा आपको, जो लेड पेंसिल से लिखा हुआ होगा। तो आप क्या करें बेटा, आप पेंसिल लिखें और उसको डायग्राम बनाएं और उसको लेबल लाजमी करें। बच्चे डायग्राम बना देते हैं, लेबल नहीं करते प्रॉपर, ना नीचे लेबल करते हैं डायग्राम के बनाया क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने हार्ट की डायग्राम बनाई है, नीचे लिख दें द ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल, ठीक है, और उसके जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको भी लेबल कर दें, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, प्रॉपर लेबल करें। टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत से बच्चे शॉर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं लेकिन लॉन्ग में बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो बेटा, आप देख लें कि आपने टोटल आपके लिए एक नंबर के लिए 2 मिनट होते हैं, बोर्ड की टाइमिंग नॉर्मल इतनी होती है। अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो इसका मतलब आपको 100 मिनट मिलेंगे। अब आप देखें आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फेडरल बोर्ड वाले बच्चों का 3 नंबर का आता है, तो आप मैक्सिमम 3 2 6 मिनट बनेंगे, ठीक है, और 2 नंबर के लिए आपके 4 मिनट बनेंगे। आप 3.5 मिनट रखें उसका टाइम, कि 3.5 मिनट के अंदर अंदर आपने उसकी खूबसूरत नंबरिंग भी करनी है, उसकी हेडिंग भी लगानी है, उसका आंसर भी करना है, और उसको आंसर लिखने के बाद वाइंड अप भी करना है, नीचे हल्की सी स्केल से लाइन भी लगानी है। इसी 3.5 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर आपने ये काम करना है। अगर तो बेटा ऐसा करने में कामयाब हो गए, फिर तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आधा मिनट भी यहाँ से बचता जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 10-15 मिनट एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे खासे बच जाएंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग खूबसूरत बना के लिखें, उसकी हेडिंग्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं। बच्चे बना देते हैं, डायग्राम्स का टाइम नहीं मिलता, एंड में यूँ जल्दी 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 लाइनें मारी होती हैं, उसके नंबर नहीं मिलते बेटा। अच्छा, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत लाजमी करनी है। अच्छा, कुछ बच्चे करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना शुरू हो जाते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो 7 करने लग गए हैं, 7 करके पहुंचे हैं। इसका मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम था उन्होंने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में लगा दिया है। हालांकि उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर दिए, लेकिन बेटा उनको लॉस हो गया, उनका लॉन्ग क्वेश्चन ही रह गए। तो आपने बेटा अगर लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं तो आपने हमेशा ऐसे करना है कि यहाँ पे देख लेते हैं हम, आपके पास बेटा एक पेज है, वो उस पेज के बेटा सेंटर में यहाँ पे आपका जो है ना वो पिछला क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है। आप यहाँ से ये थोड़ी सी जगह छोड़ दें, आप अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग लगाएं, यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ठीक है। अब ये लास्ट में जो आपने छोटी सी स्पेस छोड़ दी है, अगर बाद में आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना भी है तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन का रेलेवेंट नंबर डालें और यहाँ पे उसको क्वेश्चन कर दें। आपके पास बाद में टाइम बच जाते तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर दें वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये ना करें कि आप पहले से ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें ताकि आपका जो है ना वो ओरिजिनल क्वेश्चंस का टाइम भी खत्म हो जाए। फिर अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि आखिर में एक लाइन रह गई है ना, क्वेश्चन का नंबर यहाँ लास्ट में दिया हुआ है और बाकी सवाल अगले पेज से शुरू हो रहा है। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि ये जो लास्ट में क्वेश्चन की नंबरिंग दी होती है ये नज़र नहीं आती। जल्दी में एग्जामिनर ने मैक्सिमम पेपर मार्क करने होते हैं, ठीक है, 1000 में उसके पास पेपर होते हैं, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इतना टिपिकली देखते नहीं है गौर से, तो वो रह जाता है, फिर वो आपका सवाल अनमार्क रह जाता है, या उसके नंबर नहीं लगते, या मार्क टिक लग गया लेकिन उसके नंबर नीचे वाले सवाल के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपको लॉस होगा। तो जब भी आपने सवाल लिखना है तो नए पेज पे खूबसूरत हेडिंग हो। अब नए पेज पे ये नहीं कि हर सवाल आप नए सफ़े से शुरू करें। बच्चे क्या करते हैं, हर सवाल शुरू में एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरा पेज यूज़ कर रहे हैं, एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस में शीट खत्म होगी तो आपको पता है बोर्ड में दोबारा दूसरी शीट नहीं मिलती, तो आपकी अब लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। तो लॉन्ग क्वेश्चन फिर कैसे लिखते हैं, फिर जैसे ये लाइंस हैं, यहाँ पे भी लाइंस के दरमियान में सफ़ेद जगह पे भी लिखा हुआ होता है, फिर बच्चों ने एक ही पेज के ऊपर 8 नंबर का 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट भी आपने करनी है और साथ में टाइम मैनेजमेंट। टाइम के साथ साथ आपने बेटा क्या भी मैनेज करनी है, स्पेस मैनेजमेंट। पेपर में जो आपकी 11-12 शीट्स होती हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए आपने जो है ना वो खेलना है, उसी के अंदर पेपर पूरा करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, ड्रा फ्लो शीट डायग्राम्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप फ्लो शीट डायग्राम्स बना दें। मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है ना, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपने किया है, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ये वाला पॉइंट आपको जो है ना वो फ़ायदा देगा। आप उस लॉन्ग क्वेश्चन में एस्थमा है, ठीक है, उसकी सबसे पहले एस्थमा मेन डिफाइन की हेडिंग, जैसे आप एक छोटा सा यहाँ पे हम फ्लो शीट बना लेते हैं, यही बना लेते हैं इसी के साथ फ्लो शीट। यहाँ पे आप एस्थमा लिखोगे, ठीक है, उसमें यहाँ पे डिफाइन क्या है, व्हाट इज़ एस्थमा, एलर्जी है, ठीक है। यहाँ पे उसका काज क्या है, ये काजेज मेंशन, सिम्टम्स 2-3 सिर्फ नाम, इस तरह ट्रीटमेंट, यानी पूरा ओवरव्यू आपने उस डिजीज़ का यहाँ मेंशन कर दिया। क्लियर? जस्ट विद इन 1 to 2 मिनट्स कि आपको देखते ही पता चल जाए। अब ये वो चीज़ है जो आपकी इररेलेवेंट भी नहीं है और है भी आपके सिलेबस में से, ठीक है।
और उससे ये है कि एग्जामिनर को देखते ही, एक नज़र देखते ही पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाएगा, इस बच्चे को सारी चीज़ें आती हैं, लिहाजा इसने जो आगे चीज़ें लिखी होंगी वो क्या होंगी, ठीक है, तो सारा ठीक है इस बच्चे का। ठीक है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस अगर आपने पहले की होगी तो ही बोर्ड में डायग्राम सही बनती हैं। आप कहो मैं घर से देखा हूँ डायग्राम, या देखा ही और बोर्ड में सही बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपने कोई डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं की हुई, आप एक दफ़ा देख के भी बनाए ना तो पहले टूटी फूटी बनेगी, दूसरी दफ़ा बड़ी बेहतरीन साफ़ सुथरी डायग्राम बनेगी। और जब आप कच्ची पेंसिल से बनाते हैं, लेड पेंसिल से, तो पेंसिल को हमेशा सॉफ्ट तरीके से पकड़ो, इतना ज़ोर से ना पकड़ो कि निशान पड़े। ठीक है, ना ही वो निशान आपके अब मिटाने के बाद भी निशान नहीं मिटते वहाँ से। अगर आप बड़ा अब कच्ची पेंसिल से आराम से लिखते हो ना, लेड पेंसिल से, तो उतना ज़ोर नहीं देते पेंसिल के ऊपर, तो फिर वो नीचे उसके मार्क्स जो है ना वो छपते नहीं हैं। अगर आप उसको रेज़ भी कर देते हो, आपने पहले पेंसिल से ट्रेसिंग की, फिर ऊपर पेन फेर के आपने उसको रेज़ कर दिया नीचे से पेंसिल वाले को, तो वो निशान नहीं पड़ते। अक्सर ऐसा होता है बच्चे एक पेज पे बनाते हैं, 3 पेजेस के ऊपर वो निशान आ रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा, आप अपनी ड्राइंग्स करते हो बुक्स के अंदर। तो ये बेटा आपकी टोटल गुड टिप्स थी जो आप यूज़ कर सकते हो किस मकसद के लिए, फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर, और अच्छे मार्क्स लेने के लिए बेटा आप इन टिप्स को यूज़ कर सकते हो। बायोलॉजी के अंदर मेजर टिप्स ये हैं कि कौन कौन सी मेजर टिप्स मैंने आपको दी। एक तो ये सारी ओवरऑल जनरल तमाम के लिए है, ठीक है। तो बायोलॉजी में ये आप फ्लो शीट डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम्स को लेबल करेंगे, कोशिश कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी डायग्राम्स लाजमी बनाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी डायग्राम्स लाजमी बनाएं। अच्छा, जिस तरह एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है इधर कि हमारे पास अब जो सेशन चल रहा था 10th क्लास का भी हो गया ऑनलाइन सेशन, 9th की भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो सिलेबस हो गया है। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर जो है ना वो क्लासेस कंटिन्यू है पिछले सेशन की। अब हम जो है एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन के लिए हमारी जो नई क्लासेस शुरू होंगी बेटा फर्स्ट ईयर के लिए 15 अप्रैल से, यानी आपकी छोटी ईद के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो वो डे फर्स्ट से जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और उसमें तमाम सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर के भी। और इसी तरह 10th क्लास की जो बच्चे अब 9th में हैं, जो 10th में आएंगे प्रमोट हो गए, उनके लिए कि 15 अप्रैल को जो है बेटा आप लोगों की 10th क्लास की जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस की बात करें जो कि जूम मीटिंग ऐप पे हम देते हैं पहले भी। ठीक है, जो बच्चे इस बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं बेटा, ये फर्स्ट वाला नंबर ऊपर ये मेरा दिया हुआ है, ये नीचे जुल्फ़कार साहब का नंबर दिया हुआ है। आप इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट करके आप जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्या टाइम है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। क्लियर? और इसकी के साथ साथ जैसे ही हमारा ये सारा पूरा होता है तो उसके साथ फिर हम ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी कंडक्ट करवाते हैं। और मज़ीद हम इंशाल्लाह इस साल काम कर रहे हैं कि जैसे हमने चैनल के ऊपर लेक्चर्स हैं, जो मिसिंग लेक्चर्स हैं वो भी पूरे कर दिए जाएँ, और दूसरा बच्चों को रिटन फॉर्म में नोट्स या जो भी चीज़ें हैं वो वेबसाइट बना के उनके ऊपर पोस्ट कर दी जाएँ ताकि बच्चों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। क्लियर बेटा? अब मैं केमिस्ट्री वाले सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री के बारे में जनरल टिप्स दे दें। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा फ़िज़िक्स के बारे में बताऊंगा कि वो मेजर मिस्टेक्स जो बच्चे फ़िज़िक्स के पेपर को अटैम्प्ट करते हुए करते हैं, और वो जब पेपर अटैम्प्ट करके घर वापस आते हैं तो उनके ज़हन में होता है जी भी मैं बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके आया हूँ या बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके आई हूँ तो मेरे पूरे नंबर आएंगे। वो मेजर मिस्टेक्स जिनकी वजह से आप लोगों के जो नंबर हैं, जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के जो मार्क्स होते हैं जी मेरे 45, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जी मेरे 45 मार्क्स आएंगे, जो अच्छे हैं वो तो 60/60 भी लेते हैं, तो उनके नंबर कटते क्या हैं, बेसिकली वो करके आते हैं जी 45 मेरे पक्के हैं, अगर ये मेरा शॉर्ट गलत भी हो जाए तो मेरे 45 मार्क्स कन्फर्म है। लेकिन उसके जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे कम मार्क्स होते हैं एवरेज स्टूडेंट के। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके 59 या 58 जो 1-2 नंबर कटते हैं, बेसिकली कहाँ पे कटते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फिजिक्स के अंदर सबसे अहम बात है कि जब आपको कहा जाए कि डिफाइन वर्क डन, फॉर एग्जांपल उसने सवाल दिया आपको कि डिफाइन वर्क डन, तो बच्चे क्या करते हैं, ओनली सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा और वर्क डन की हेडिंग भी ना बनाई, सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख दी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, ये भी लिख दिया, और उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन लिख दी, ना उसका यूनिट लिखा, ना कोई एग्जाम्पल दी, उसके अलावा उसका फार्मूला भी नहीं लिखा, तो इससे कभी भी एग्जामिनर आपको बेटा 2 नंबर नहीं देगा। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर फिजिक्स के अंदर 2 नंबर लेने के लिए कम से कम 2 से 3 हेडिंग लाजमी बनानी। सबसे पहली हेडिंग आपने क्या बनानी है, जो उसने सवाल किया आपसे वर्क डन के बारे में, जैसे सपोज उसने सवाल किया तो सबसे पहले आपने वर्क डन की हेडिंग बनानी है, दूसरे नंबर पे आप उसका फार्मूला लिखेंगे, तीसरे नंबर पे उसका यूनिट लिख देंगे लाजमी। ये बात जहन में रख लें कि वो सवाल के अंदर आपसे कहे या ना कहे भी यूनिट लिखें, एग्जाम्पल लिखें, ये बात आपने खुद से लाजमी जहन में बिठा के पेपर के अंदर करने के जी जो भी सवाल है फिजिक्स के अंदर आपने उसकी फार्मूला
उसका यूनिट, उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी, तो आपके जो नंबर कटने के चांसेस हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या बात हुई, सबसे पहले फार्मूला लिखना है, डेफिनेशन की हेडिंग बनानी और यूनिट लिखना है, ये फिजिक्स के अंदर ही हो गया बेटा। फिर अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या गलती होती है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आए तो बच्चे मेजर जो है ना डायग्राम में मिस्टेक करते हैं और डेरिवेशन में मिस्टेक कर देते हैं फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो मोस्टली डेरिवेशन वाला होता है कि आपको डिराइव करना होता है उसके अंदर कोई भी फार्मूला। अब डिराइव करते हुए बच्चे जो स्टेप है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, उस स्टेप की प्रॉपर फार्मूला नहीं बताते जी इस स्टेप को मैंने इस फार्मूले के यूज़ करते हुए किया, तो आपने वो 3 डॉट लगा के बता देना है कि मैंने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये स्टेप सॉल्व किया है। तो ये 7 आपने डेरिवेशन को अच्छे तरीके से करके आना है, ताकि वो डायरेक्ट जैसे आप करते हो लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो आप एक ही पेज के ऊपर अपना लॉन्ग खत्म करके आ गए, उसी पेज के ऊपर आपकी कंसिडरेशन भी आ गई, डेरिवेशन भी आ गई, डायग्राम भी आ गई, तो आपको वो एक पेज के ऊपर कभी भी 4 मार्क्स नहीं देगा। आपने कम से कम उसको थोड़ा सा लेंथी बना के आना है, हेडिंग्स बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। तीसरे नंबर पर न्यूमेरिकल के अंदर बेटा सबसे अहम मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल को अगर आपके पास टाइम की जो मिसमैनेजमेंट हो जाए आपसे, तो बच्चे एंड में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लिखा, उसका नंबर लिखने के बाद फौरन से फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की आंसर निकाल दिया। ऐसा नहीं करना। न्यूमेरिकल के अंदर कम से कम 3 स्टेप बनाए। सबसे पहला स्टेप गिवन डाटा का बनाना है, दूसरा स्टेप टू फाइंड का बनाना है कि हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तीसरा स्टेप आपने कैलकुलेशन की हेडिंग बना के नीचे उसका फार्मूला, फिर उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देना आपने, और लास्ट में जाके जब आपने आंसर निकालना है जो चीज़ आपको रिक्वायर हो, उसने डिमांड की हो, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि ये एक न्यूमेरिकल है, इसके अंदर मुझे वेलोसिटी बताएं इस ऑब्जेक्ट की, उसने कहा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम ये है, तो मुझे वेलोसिटी बताएं। तो वेलोसिटी फाइंड करने के बाद बेटा उसका यूनिट लाजमी मेंशन करें। जो चीज़ आपको वो क्वेश्चन के अंदर मांगता है, डिमांड करता है जी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करो, तो उसका यूनिट लाजमी लिखो। और सबसे अहम बात, आपने सारी चीज़ें जितनी भी एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, जितने भी आप वर्क डन पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के SI यूनिट लाजमी याद करके जाया करें, ठीक है। और एक लास्ट में एक सबसे बेटा इंपॉर्टेंट बात कि आपको कन्वर्जन लाजमी आनी चाहिए, कि जब आप मिसाल के तौर पर न्यूमेरिकल के अंदर एक बच्चा मिस्टेक कर देता है, उसने जो कहा जी फोर्स फाइंड करें, या उसने कहा कि वर्क डन फाइंड करें, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय S। अब S ने है डिस्टेंस, उसने डिस्प्लेसमेंट फोर्स उसने दे दी 5 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसने आपको 5 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट आप इसको सेंटीमीटर वाला यूनिट नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर के अंदर। ये बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 वर्क जाउल साथ लिख के आ गया। ऐसा नहीं करना, सेंटीमीटर को मीटर में, नॉन SI यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है पहले, फिर आपने चेंज करना है। तो बेटा ये कुछ अहम बातें थी आप लोगों से जो शेयर की हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी पेपर के अंदर इस्तेमाल करनी है। बेटा ये जो हमारा ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लेंथी होगी, इस वजह से जो बाकी सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जनरल जो आपको पेपर अटेम्प्टेशन, तो सर ने बहुत अच्छे से सिखा दिया कि क्या क्या बच्चे मेजर मिस्टेक्स करते हैं, कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट की वीडियो वो सब्जेक्ट हैं, उनकी वीडियो सेपरेट बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।